Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Environmental Pollution MCQ series and ये एक टॉपिक है JKSSB के सिलेबस में Environmental Pollution and associated some associated concepts. उसके बेसिस पे हम MCQs करेंगे, बहुत सारे MCQs, जिससे आपका क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, तो अब हम ये जो MCQs करेंगे इससे आपका रिविजन हो जाएगा. So question number 1 is here. I will read the question and 4 options. You have to write down the right answer in comment section. So let's get started. Ozone depletion is caused due to increase in the level of ozone depletion. क्यों होती है, किस चीज़ की लेवल इंक्रीज होने से होती है? ऑप्शन 1 इज़ वाटर वेपर, सेकेंड इज़ ऑक्सीजन, third is chlorofluorocarbon and fourth is carbon monoxide. Choose the correct option. बिल्कुल, वेरी गुड. क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये होता है. अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की लेवल इंक्रीज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इसका जो क्लोरीन है ना, वो जाके ऑक्सीजन से मिलता है, ClO बनाता है और O2 अलग से निकलता है. ओजोन का जो O3 मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, ओजोन होल बन जाता है, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर हो जाती है. सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द राइट आंसर. Okay, moving to another question. What type of chemical weathering is enhanced by acid rain? जब acid rain होता है, ठीक है, रेन में एसिड होता है साथ में, तो एसिड रेन जब होता है वो भी पोल्यूशन की वजह से ही होता है. तो किस तरह की केमिकल वेदरिंग, बहुत टाइप्स होते हैं ना, 2-3 टाइप्स होते हैं केमिकल वेदरिंग की. किस तरह की केमिकल वेदरिंग में इजाफा होता है? ऑप्शन 1 हाइड्रोलिसिस, सेकंड डिसोल्यूशन, थर्ड ऑक्सीडेशन, डी नन ऑफ द अबव. तो इससे केमिकल वेदरिंग, एसिड रेन से केमिकल वेदरिंग हाइड्रोलिसिस ज़्यादा हो जाती है. उसे क्या हो जाता है, रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं. व्हाट प्रोसेस कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एट और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ? अर्थ के सरफेस पे या नियर सरफेस ऑफ द अर्थ डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है रॉक को? जब रॉक टूट जाती है. और रॉक टूटने को क्या बोलते हैं? जब वेदरिंग हो जाती है, जब फिजिकल वेदरिंग हो जाती है. ठीक है, फिजिकल वेदरिंग हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है रॉक्स. Which of the following gas affects human health by reducing the blood's ability to carry oxygen to different parts of the body? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया भी है. कौन सा गैस ह्यूमन बॉडी पे ऐसे इफेक्ट डालता है कि जो ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी, वो कम हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस डाइऑक्साइड. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. शाबाश. Yes, it is carbon monoxide. Carbon monoxide is the right answer. Okay, moving to question number 5. Nitrogen oxide affects human health by. नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, ह्यूमन हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है? इट कॉजेज इरिटेशन टू द आइज एंड स्किन, एग्रीवेटिंग एजमा प्रॉब्लम्स, डिक्रीजिंग ब्लड्स एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, नन ऑफ द. ये जो ये होता है, ये ब्लड एबिलिटी, ये क्या दिखा हमने, कार्बन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है. और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है, एग्रीवेट होता है एजमा प्रॉब्लम, है ना. ओके, द एयर पोल्यूटेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड एज. जब हम जैसे हम एनवायरमेंटल, देखो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन किसके बारे में. अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है तो हम देखते हैं पॉइंट सोर्सेज, नॉन पॉइंट सोर्सेज. लेकिन जब एयर पोल्यूशन की बात आती है तो हम क्या देखते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. शाबाश. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर द राइट आंसर्स. द बेस्ट वे टू डिस्पोज प्लांट वेस्ट इज. प्लांट वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, उसको एक जगह डंप करने के लिए क्या बेस्ट वे होता है? ठीक है, बर्निंग, कंपोस्टिंग, डंपिंग इन ए हिली एरिया, इंसिनरेशन. सबसे बेस्ट वे होता है कंपोस्टिंग. उससे क्या हो जाता है, एक तो वेस्ट भी खत्म हो जाता है और हमारी खाद भी बनती है प्लांट्स की. ओके, कंपोस्टिंग इज द राइट आंसर. Moving to another question. Which of the following is not one of the major environmental problems resulting from human interference in the nitrogen cycle? अगर जो इंसान इंटरफेयर करते हैं ना नाइट्रोजन साइकिल से, उससे बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है. तो इन ऑप्शंस में से कौन सी मेजर प्रॉब्लम नहीं है जो कि ह्यूमन की इंटरफेरेंस नाइट्रोजन साइकिल में करने से होती है? ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू रिलीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड. ऑब्वियसली नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होना, तो ये तो नाइट्रोजन साइकिल की छेड़छाड़ है. ठीक है, एसिड रेन, तो वो भी उससे भी हो जाएगी. यूट्रॉफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन.
आपको पता है, देखो यूट्रोफिकेशन तो ऑब्वियसली जब भी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, ये जो ओजोन डिप्लीशन है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है, और ये हो जाती है कहाँ पे, ओजोन लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो दिस इज़ द राइट आंसर। बाकी जो तीन है ना वो हो जाते हैं अगर ह्यूमन इंटरफेयर करेगा नाइट्रोजन साइकिल में। तो यहाँ ओजोन डिप्लीशन और नाइट्रोजन साइकिल का कोई लेन देन नहीं है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि वो मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लगता है आपको? शाबाश, यस, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी है। So calcium carbonate is the right answer. Okay. Moving to another question. Montreal Protocol signed in 1987 was signed to, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होती है 1987 में, वो क्यों साइन होती है? ऑप्शन ए, फेज आउट द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच कॉज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, रिड्यूसेस द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, बैन न्यूक्लियर टेस्टिंग इन ट्रॉपिकल ओशंस। क्यों की गई थी साइन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और कब की गई थी? 1987 में की गई थी। कल भी हमने एमसीक्यूज की थे, उसमें भी ये क्वेश्चंस आए थे, है ना। हमने जो ओजोन लेयर वाले क्वेश्चंस किए थे, जिसने वो नहीं देखा वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर पे जो मैंने एमसीक्यूज लाए थे, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था टू फेज आउट द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच कॉज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। शाबाश। Which of the following is not one of the prime health risks associated with greater UV radiation through the atmosphere due to depletion of stratospheric ozone? ठीक है, इनमें से कौन सा प्राइमरी हेल्थ, मतलब डायरेक्टली हेल्थ पे असर नहीं होता है? किससे? अल्ट्रावायलेट रेज से, क्योंकि ओजोन हमें बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज से, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। तो इनमें से कौन सा अल्ट्रावायलेट रेज से नहीं होता है? इंक्रीज स्किन कैंसर, ये अल्ट्रावायलेट रेज से हो जाता है। रिड्यूस्ड इम्यून सिस्टम, ये भी होता है। इंक्रीज लिवर कैंसर, डैमेज टू आइज के रिलेटेड वो भी होता है। लेकिन जो इंक्रीज लिवर कैंसर है, लिवर तो हमारी बॉडी के अंदर होता है, इस पर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। तो इंक्रीज लिवर कैंसर इज द राइट आंसर। ओके। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स कॉज, जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो पूरा जलते नहीं है, अनबर्न्ड रहते हैं, वो क्या कॉज करते हैं? कार्डियक प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, थ्रोट प्रॉब्लम्स, स्किन इन्फेक्शन। उनसे मेनली क्या होता है? उनसे मेनली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि वो हमारी लंग्स में चला जाता है। Which of the following statements are correct in the context of carbon monoxide emissions? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस के रिलेटेड ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट, इट इज मेनली ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। दूसरा, दे आर मोर एविडेंट इन पेट्रोल इंजन। तीसरा, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर कैन कॉज नौशिया। कोड्स दिए गए हैं 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3, 1 and 3 only. Choose the correct option. क्या ये होता है मेनली ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल? क्या ये मोर एविडेंट होता है पेट्रोल इंजन में? क्या अगर इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा तो नौशिया होता है? तो बिल्कुल तीनों सही है। तो आंसर इज 1, 2, 3, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Which of the following units is used to measure the intensity of noise? नॉइज की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इनमें से कौन से यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं? डेसिबल, फोन, हर्ट्स, वाट्स पर मीटर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नॉइज किससे हम मेजर करते हैं? डेसिबल से, और ओजोन डॉब्सन यूनिट से। ओके, ह्यूमन ईयर इज मोस्ट सेंसिटिव टू नॉइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज? किस फ्रीक्वेंसी रेंज में सबसे ज़्यादा ह्यूमन ईयर जो होता है सेंसिटिव होता है, टू नॉइज सुनता है? 1 to 2 kilohertz, 10 to 12 kilohertz, 100 to 500 kilohertz, 13 to 16 kilohertz. Choose the correct option, and the right answer is 13 to 16 kilohertz. Which of the following pairs regarding typical composition of hospital wastes is incorrect? इनमें से incorrect कौन है? प्लास्टिक 9 to 12% होता है, मेटल 1 to 2%, सिरेमिक 8 to 10%, बायोडिग्रेडेबल 35 to 40% होता है। तो हमें incorrect देखना है इसमें से। बायोडिग्रेडेबल 35% to 40% incorrect बोला गया है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा होता होगा इसलिए। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल कहाँ? वही ज़्यादा चीज़ें होती है ना, तो ये इनकरेक्ट है।
मैक्सिमम सूट, क्योंकि वहाँ पे इंजेक्शंस भी होते हैं, यूरिनरी बैग्स भी होते हैं, नीडल्स भी होती हैं, पाइप्स भी होती हैं, बाकी सारा वो सारी चीज़ें होती हैं ना, तो बाकी उसके साथ साथ कुछ ह्यूमन वेस्ट भी होता है, राइट। ओके, मैक्सिमम सूट इज रिलीज्ड फ्रॉम, सबसे ज़्यादा सूट जो है रिलीज कहाँ से होता है? पेट्रोल व्हीकल से, डीजल व्हीकल से, सीएनजी व्हीकल से, थर्मल पावर प्लांट से। एंड आपको क्या लगता है सही आंसर क्या है? थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा सूट निकलता है। सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, सरफेस ओजोन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो मतलब यूजुअली हमारी अर्थ सरफेस से के पास ही होता है, जो बैड ओजोन भी बोला जाता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कार्बन मोनोऑक्साइड, नन ऑफ द अबव। कहाँ से होता है सरफेस प्रोड्यूस? ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। In the metro city of Kolkata, the major cause of air pollution is cement plants, chemical industry, hydrocarbons, water vapors. क्या लगता है आपको? वहाँ पे क्या ज़्यादा है? सीमेंट प्लांट्स, उससे क्या हो जाता है? एयर पोल्यूशन, क्योंकि सीमेंट से वो धुआं निकलता रहता है ना, सूट भी निकलता है, वो डस्ट, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिस्चार्ज फ्रॉम कोल बेस्ड पावर प्लांट्स? थर्मल प्लांट्स ही होते हैं ना, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, उससे सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज क्या होता है? एसपीएम, स्मॉग, फ्लाई एश, नन ऑफ द अबव। तो क्या होता है वहाँ पे? फ्लाई ऐश। क्यों? उस वहाँ पे फ्लाई जो निकलता है ना, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी भी लाई थी कि ये जो फ्लाई ऐश है ये हमें रोड्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और ये एक तो वेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे भी काम आएगा, और हमारा जो कॉस्ट है रोड्स बनाने का वो भी कम हो जाएगा, तो अब ये यूज़ भी होता है फ्लाई ऐश। द केमिकल क्योंकि जो टर्म ज़्यादातर न्यूज़ में रहती है ना, तो उनके बेस पे क्वेश्चंस भी फिर आ सकते हैं। द केमिकल रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम, सुना होगा आपने ब्लू बेबी सिंड्रोम, दैट इज कॉज्ड बाय रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन। ब्लू बेबी सिंड्रोम इसलिए होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई बराबर ब्रेन तक नहीं पहुंचती है, और वो उस चीज़ के लिए कौन सा जो है एलिमेंट, कौन सा ये है रेस्पॉन्सिबल है ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए? नाइट्रेट्स, फ्लोराइड्स, सल्फेट्स, तो ऑक्साइड्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रेट्स की वजह से होता है, जैसे इता हमने देखा, वो मिनामाता डिजीज़ मरकरी से होता है, इता होता है, कैडमियम से, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिनामाता डिजीज़? जो मैंने अभी बोला, मर्करी, क्रोमियम, कैडमियम, आयरन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस इट इज़ मर्करी। मर्करी इज द राइट आंसर। मिनामाता डिजीज़ मर्करी से होता है। शाबाश। इनटेक ऑफ लीड में प्राइमरीली कॉज डैमेज ऑफ द, अगर लीड हम लेते हैं अपने अंदर या कांस्टेंट उसका एक्सपोजर होता है, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या डैमेज हो जाएगा? ब्रेन, लिवर, लंग, किडनी। क्या लगता है आपको? उससे ब्रेन डैमेज होता है, क्योंकि इंडिया के जो ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर टेबल, उसमें भी देखा गया है हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब पोल्यूटेड वाटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिक एरिया इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल? सबसे ज़्यादा फॉसल फ्यूल बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट सोर्स क्या है? कौन सा जियोग्राफिक एरिया सबसे ज़्यादा इसके लिए, कौन सी जियोग्राफी के लिए हमें बोला है, कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एमिशन में? चाइना, नॉर्थ अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन। तो नॉर्थ अमेरिका बहुत ये करता है, चाइना भी बहुत ये करता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इंडस्ट्रीज जनरेटिंग हैजर्डस वेस्ट और क्लासिफाइड एज, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट जनरेट करती है, उनको किस कैटेगरी में डाला गया? ब्राउन, येलो, रेड, ग्रीन। ब्राउन, येलो, रेड, ग्रीन। क्या लगता है आपको? उनको रेड कैटेगरी में डालते हैं। शाबाश, राइट। सॉरी, यहाँ से लेक्चर भी चल रहा है, एक सेकेंड। तो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर ऑरिजिन? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो इंसानों की वजह से होता है, जो ग्रीन हाउस गैस इंसानों की वजह से, इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से होती है। वाटर वेपर, ये तो वैसे भी नेचर में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी नेचर में होता है। मीथेन भी वैसे भी नेचर गैस, ये एटमॉस्फेयर में है, राइट। तो क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्यों? ये कैसे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है? क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, बहुत सारे कूलर जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे भी होता है। ओके। पर
ऑक्साइल नाइट्रेट पैन जिसको हम बोलते हैं इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ, ये किसका बाई प्रोडक्ट है, मतलब कौन सी प्रोसेस होने के बाद ये निकलता है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग, सल्फोरस स्मॉग, लंदन स्मॉग, नन ऑफ द अबो। तो ये जो है पैन, ये बाई प्रोडक्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग का। विंटर में यूजुअली होता है ये। स्मोक और फॉग जब मिलता है तो स्मॉग बन जाता है, और फिर जब सनलाइट भी आ जाती है तो फोटोकेमिकल स्मॉग हम बोलते हैं। द बैलेंस इन ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन्ड बाय, ऑक्सीजन लेवल की जो बैलेंस है वो कौन मेंटेन करता है उसको? फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, इंडस्ट्रियल एमिशंस ऑफ गैसेस, रिलीज ऑफ ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर, नन ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द बैलेंस इन ऑक्सीजन लेवल्स इज मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन करता है? फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। राइट, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनता है, राइट। और जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनाते हैं तो वो फिर एनिमल्स या प्लांट्स रेस्पिरेशन के दौरान यूज करते हैं, तो उससे बैलेंस रहता है ऑक्सीजन का। शाबाश। Which of the following methods can be used to increase the supply of usable good quality water? Which of the following methods can be used to increase the supply of usable good quality of water? तो हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे उस जिससे हमारा जो पानी है जो अच्छी क्वालिटी का होगा वो अवेलेबल होगा? क्लोरीनेशन, क्लाउड सीडिंग, मेटलर्जी, नन ऑफ द अबव। तो क्या कर सकते हैं हम, कौन सा मेथड यूज हम कर सकते हैं? क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग में यूजुअली हम रेन करवाते हैं, आर्टिफिशियल रेनिंग कराते हैं। ये आप चेक करना, क्योंकि क्लोरीनेशन हम क्या करते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर को, जिससे वो बैक्टीरिया खत्म होते हैं और फिर जो पानी है वो पीने के लायक बन जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO द मैक्सिमम परमिसिबल लेवल ऑफ क्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर इज, क्योंकि हर एक की कुछ परमिसिबल लिमिट होता है ना, WHO ने दी होती है। तो लेवल ऑफ क्लोराइड्स जो होती है ड्रिंकिंग वाटर में कितनी परमिसिबल लेवल है? 100 mg, 600 mg, 200 mg पर लीटर और 800 mg पर लीटर। तो WHO ने बोला है कि कितना होना चाहिए? 200 mg पर लीटर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो हार्मफुल होता है। ओके। The main difference between primary air pollutants and secondary air pollutants is, primary air pollutants और secondary air pollutants में क्या फ़र्क है? Former contains water molecule while secondary pollutants do not. Primary air pollutants have more direct effect on human health. Former are released directly into the atmosphere while the latter are formed by chemical reaction in the atmosphere. Primary air pollutants are formed through photochemical reactions in the sunlight while the secondary air pollutants are not. तो क्या लगता है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के लिए? फॉर्मर आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं ना वो डायरेक्टली मतलब वो निकलते हैं और आके एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस, जब प्राइमरी पोल्यूशंस आ जाती है एटमॉस्फेयर में, पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्शन होती है, तो वहाँ से और पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जिनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है। Which of the following can be considered as the best example of primary air pollutant? इनमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट की? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, क्या ये है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओजोन प्रोड्यूस्ड इन फोटोकेमिकल स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो क्या लगता है आपको क्या सही आंसर इसका? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट, क्योंकि जब हम कोल बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ज़्यादा ज़्यादा कोल बर्न करेंगे ज़्यादा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा डायरेक्टली, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेवल होती है तो वो पोल्यूटेंट ही होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उससे होता है, और एसिड रेन भी हो जाती है, तो एसिडिटी, इवन ओशंस की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट माना जाता है। राइट। Which of the following best illustrates a secondary air pollutant? इनमें से secondary air pollutant कौन है?
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल, ये तो हमने देखा भी, प्राइमरी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ ऑयल, ऑब्वियसली वो भी तो प्राइमरी बनेगा। ओजोन प्रोड्यूस इन फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग में तो रिएक्शन ही होती है, नन ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको? ओजोन प्रोड्यूस इन फोटोकेमिकल स्मॉग, क्योंकि वो रिएक्शन होती है तो तब जाके बनता है। द कॉमन फीचर्स बिटवीन NO2, SO2, CO2 एंड SPM इज दैट ऑल ऑफ देम, इनमें क्या कॉमन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कॉमन? all are classified as primary pollutants, all are classified as secondary pollutants, have equal role in causing acid rain or greenhouse gases. ये सारे क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है, डायरेक्टली आते हैं पोल्यूशन एज अ पोल्यूटेंट। हाउ आर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स एंड कार्बन ऑक्साइड्स रिलेटेड? ये कैसे आपस में रिलेटेड है? Nitrogen oxides, sulfur oxide and carbon oxides. All of them are secondary air pollutants that contribute to global warming. All of them are primary air pollutants and that contribute to acid deposition. All are air pollutants formed by combustion of fossil fuels. All of them are air pollutants that result in respiratory disease in humans. तो क्या लगता है आपको कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? एक एक करके देख लीजिए आप स्टेटमेंट्स को। So the answer is all of them are primary air pollutants that contribute to acid deposition. क्योंकि ये सारे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स ये फ्यूल जलाने से, कोल जलाने से, राइट, ऑयल जलाने से ही निकलते हैं बाहर। एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स आर मेनली प्रेजेंट इन, जो एटमॉस्फेयर के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, गंदा करते हैं हमारे एयर को, वो किस में प्रेजेंट, क्योंकि किस लेयर में प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट लेयर्स है ना एटमॉस्फेयर की, मैंने आपको पढ़ाया था ये। आयोनोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर एंड लोअर स्ट्राटोस्फीयर। बिल्कुल ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फीयर एंड लोअर स्ट्राटोस्फीयर। ज़्यादातर ट्रोपोस्फीयर में ही होती हैं ये। सारा वेदर फिनोमेना भी ट्रोपोस्फीयर में ही होता है, लेकिन ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन होता है उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं, जो स्ट्राटोस्फीयर में ओजोन होता है उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर और लोअर स्ट्राटोस्फीयर में जितने भी पोल्यूटेंट्स ये होते हैं, वो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो इसी लेयर में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ, ये क्यों सेम है? बोथ बीइंग सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, बोथ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, नन ऑफ द अबव। तो इन दोनों का क्या सेम है? कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग। दोनों ग्रीन हाउस गैस से, दोनों एयर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पैडी फील्ड से मीथेन निकलता है, लाइव स्टॉक जो होता है हमारे पास उससे मीथेन निकलता है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड? कहाँ से आती है? सोर्स क्या है इन पोल्यूटेंट्स का? फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट हाई टेम्परेचर्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे ज़्यादा ये निकलती है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट हाई टेम्परेचर्स। Why is photochemical smog typically worse in the summer? फोटोकेमिकल स्मॉग क्यों ज़्यादातर वर्स होता है? एक तो स्मॉग मैंने आपको बोला वो विंटर में होता है, लेकिन फोटोकेमिकल स्मॉग क्यों सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है समर में? क्योंकि फोटो देखो, फोटो मतलब सन, लाइट है ना, तो समर में ज़्यादा सनलाइट होती है, तो जो कि स्मॉग की रिएक्शन ज़्यादा कराती है, तो ओजोन प्रोड्यूस ज़्यादा होता है एज अ पोल्यूटेंट। इसीलिए there is more solar energy to drive photochemical reactions. People tend to travel more in summers. Warm temperatures prevent the dissipation of pollutants and other. Obviously, there is more solar energy to drive photochemical reactions. तो photochemical reactions के लिए ये फोटो ही नाम है इसका, लाइट ही होना ज़रूरी है। तो स्मॉग की जो रिएक्शंस होती हैं तो ओजोन प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए समर में ज़्यादा होता है। How does photochemical smog form? Photochemical smog कैसे बनता है? The release of primary air how does form? The release of primary air pollutants, interaction occurs between chemicals such as chlorofluorocarbons and ozone. Reactions occur between secondary air pollutants and sunlight. The release of formaldehyde and radon inside buildings. कैसे होता है ये? Reactions occur between secondary air pollutants and sunlight. Right? शाबाश। फिर से मुझे याद आता है किसी बच्चे ने लिखा था, मैम आपका ये मशहूर बन गया है ये वर्ड, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में कौन हेल्प कर सकता है? हमें क्या हेल्प कर सकता है? स्मॉल साइज कार्स, रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम कोल, लोअर इग्निशन फ्यूल्स, नन ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके लिए रिमूवल ऑफ सल्फर फ्रॉम कोल भी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, वो भी एक हार्मफुल पोल्यूटेंट है। सल्फर ऑक्साइड्स बहुत सारे निकलते हैं ना,
एयर उसके लिए फिर गाड़ियों में भी हम थोड़ा चेंज करते हैं, उसमें वो फिल्टरिंग लगाते हैं। एयर पोल्यूशन इज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू, डेवलपिंग कंट्रीज में एयर पोल्यूशन क्यों इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है? बर्निंग ऑफ मोर कोल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, ऑल ऑफ द अबव। बोलो क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा थर्मल प्लांट्स हैं। यहाँ पे लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रहा है। पहले हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा बेस्ड थे, अब सारे लोग अर्बन की तरफ जा रहे हैं, सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यहाँ पे एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज कम होती हैं क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस नहीं होता। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट आंसर। ठीक, ओके। क्वालिटी ऑफ रिसोर्स नॉट डिग्रेडेड ड्यू टू पोल्यूशन इज, अच्छा पोल्यूशन से किसकी क्वालिटी रिड्यूस नहीं होती, किस रिसोर्स की? सन, वाटर, सैंड, एयर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सन पोल्यूट नहीं होता है, बाकी एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है, लैंड वाला जो होता है सॉइल पोल्यूशन भी, सैंड भी पोल्यूट होती है, राइट। द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इज सीवेज वाटर, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, एसिड रेन, नन ऑफ द अबव। सबसे मेन सोर्स क्या है वाटर पोल्यूशन का? सीवेज वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टीमेटली काजेज ऑक्सीजन डिप्लीशन इन वाटर बॉडीज? वाटर बॉडीज में ऑक्सीजन कैसे कम होता है? फिश, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नन ऑफ द अबव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये चेक करना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली ऑक्सीजन डिप्लीशन में यहाँ पे आपको बताऊंगी। देखो यूट्रोफिकेशन जब होती है ना, न्यूट्रेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं वाटर बॉडी में, उसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। और जब ज़्यादा न्यूट्रेंट्स आ गए उससे एल्गीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एल्गल ब्लूम हो जाता है। और जब एल्गल ब्लूम होता है, जितना भी या बाकी जो वहाँ पे ये ज़्यादा ये होते हैं, ग्रो होते हैं, वो जितना भी हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है ना, वो खर्च करते हैं। और फिशेस के लिए ऑक्सीजन नहीं रहता है। और जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म होता है, वो डेड जोन बन जाता है। और जब डेड जोन बन जाता है, जो फिश है वो मर जाती है, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ह्यूमंस की वजह से ही, ह्यूमंस भी एक कॉज है यूट्रोफिकेशन के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इसलिए लिखा होगा यहाँ पे, सो दैट कि ये ऑक्सीजन ज़्यादा खर्च करते हैं। तो मे बी, लेकिन हमें चेक करके मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज? इनमें से वाटर बॉर्न डिजीज क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, टाइफॉइड, मैग्नीटिस एंड कॉलरा। ब्लू बेबी सिंड्रोम हमने अभी पढ़ा किससे होता है? नाइट्राइट्स से होता है। तो कॉलरा होता है। इवन टाइफाइड भी हो जाता है वाटर से, कॉलरा मेनली होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर? नेचुरली गैस जो है इनमें से कौन सा नहीं है कि जो कि ग्रीन हाउस है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा ऐसा ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो कि नेचुरली एटमॉस्फेयर पे है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में नेचुरली है, मीथेन भी एयर में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है नेचुरली। नाइट्रोजन है, ना कि नाइट्रोजन ऑक्साइड नेचुरली। बबल ट्रीज शुड बी प्लांटेड यूज टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल। बबल ट्रीज किस लिए हमें यूज होती है? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ये एयर पोल्यूशन का, क्योंकि ट्री हमेशा एयर पोल्यूशन कंट्रोल करेगा। लेकिन ये ट्री क्या है ये आप चेक कर लेना, मैं भी चेक कर लूँगी, ये डिफरेंट नेम है। लेकिन ट्री हमेशा जब हम लगाएंगे ना, तो सबसे पहले वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल करेगा। The protocol which decided to completely phase out chlorofluorocarbon is, बार बार ये क्वेश्चन आता है, कार्टेजियन प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेज? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। इन तीनों में से आप बताइए। सिलेक्ट द राइट करेक्ट कोड। ऑलरेडी 3, 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3। देखो नाइट्रस ऑक्साइड तो है ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, लेकिन ओजोन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो ओनली 3 इज द राइट आंसर, ओजोन। एक सेकेंड, अच्छा इसमें ये ओनली 3 लिखा गया है। तो नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी फिर ग्रीन हाउस गैस है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ओनली 3 इज द राइट आंसर।
ठीक है, 1-2 क्वेश्चंस इसमें थे जो मैं चेक करके आपको बताऊंगी। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि किस एलिमेंट से ज़्यादा होने से कौन सी डिजीज़ होती है, पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं, अगर इंक्रीज लेवल हो जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस की इंक्रीज लेवल हो जाती है, तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट है आपके क्लियर होने चाहिए, राइट। तो बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेना, क्योंकि परसों किसी ने बच्चे ने लिखा था न्यूट्रिशन पे लाइए, तो मैंने कल ले आई थी वो। आज किसी ने एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे बोला था, तो ये भी मैंने लाया। तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि और किस पे आपको MCQs चाहिए, ठीक है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।